अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की, जम्मू कश्मीर पुलिस में एसपीओज़ स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जो हैं एक बैकबोन का काम करती हैं और जिस तरह से वो अपनी सर्विसेज देते हैं, यहाँ तक कि शहीद भी बहुत सारे एसपीओज़ जो इस ऑपरेशंस में हुए हैं, काफ़ी सारे, काफ़ी लंबी तादाद है जिनकी जो शहीद भी हुए हैं। उनके लिए एक पॉलिसी तो इस तरह से है नहीं, कोई गवर्नमेंट ने जब उनको लगाया था, कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं फ्रेम की गई कि 5 साल के बाद या 7 साल के बाद जो है इनको परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन एक पॉलिसी है, जिसमें आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स, स्पोर्ट्स जिनके पास सर्टिफ़िकेट होगा उनको, और जो ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे उनको जो है परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारी फाइलें जो हैं 4-4 5-5 साल से धूल चाट रही हैं पीएचक्यू में, आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स, ऑपरेशंस में जिन्होंने पार्ट लिया है या जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, उनको भी अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो गवर्नमेंट जवाब देगी। ये तो गवर्नमेंट जवाब दे सकती है कि साहब ये उनको आप क्यों नहीं। ये जो आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर डीआईजी व नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता अशोक अत्री जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अफराज साहब, थैंक यू। अशोक सर, अगर बात करें हम राजौरी के डांगरी इलाके की, जिस तरह से निर्मम हत्या जो है निर्दोष लोगों की गई, और दो आतंकवादी जो है अभी तक जो जानकारी मिली है, दो आतंकवादी थे, और पुलिस ने अब 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा है उन लोगों की जानकारी जो भी बताएगा उनके लिए। कैसे देखते हैं, आप एक फॉर्मर डीआईजी भी रह चुके हैं, कैसे देखते हैं इस सारे वारदात को? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी राजौरी पुंछ में तकरीबन 2 साल डीआईजी रहा हूँ। और उस वक्त हम क्या करते थे कि हम कंफर्ट जोन में नहीं थे। और जो आज वहाँ डीआईजी हैं राजौरी पुंछ में, वो मेरे पास 7 एसएसपी रहे हैं राजौरी में। तो मैं राजौरी और पुंछ दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में हम क्या करते थे, जितने भी इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं, और एक तो उनको हम प्लग करके रखते थे। फर्स्ट लाइन ऑफ जो है वो कह सकते हैं हम कि बीएसएफ या आर्मी, बीएसएफ भी होती थी ज़्यादा बॉर्डर्स के ऊपर। वो देखते थे। उसके अलावा जो है सेकंड लाइन ऑफ जो हमारी नाकाज की, वो हमारी होती थी। और रेगुलरली हम लगाते थे, वन थिंग। और दूसरा हम ये करते थे कि रोड्स के ऊपर भी हमारे जो है नाकाज थे, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, मेन रोड्स के ऊपर, जैसे नौशहरा से रजौरी हो गया, और सियोट से कालाकोट से रजौरी हो गया। कुछ नाका थे हमारे, तो हम उसमें कोई हमें मशकूक व्हीकल मिलती थी या कोई इस तरह से हमें लगता था, तो हम गाड़ी में रोक के उनकी सर्च वगैरह करते थे और अच्छी तरह से तलाशी वगैरह देखते थे। इन चीज़ों से क्या होता था कि एक मैसेज आता था। मैसेज ये जाता था कि भाई आगे रात को भी पुलिस का नाका लगता है, और कोई आना भी चाहता था, कोई कन्फ्रंटेशन करना भी चाहता था या कोई मूवमेंट करना भी चाहता था, तो उसमें थोड़ा सा जो है वो इस बात से, ये इस जानकारी की होने की वजह से लोकल बता देते हैं, तो आगे पीछे लोग रहते होंगे, तो वो मूवमेंट नहीं होती थी। इसी तरह ये जो रोड्स के हम करते थे, उससे भी हमें काफ़ी जो है वो एक चेक रहता था कि सब पुलिस है, जाना तो या पैदल जाएंगे या गाड़ी से जाएंगे। पैदल जाना या तो जंगलों पहाड़ों से जाएंगे, सड़क से तो जा नहीं सकते, और ना ही हम इस तरह से चल सकते हैं हम गाँव बस्ती के आगे पीछे। तो उस वजह से मुझे लगता है कि हमारा जो मेरा जो 2 साल का पीरियड रहा है, वो काफ़ी पीसफुल था, और मैं कह सकता हूँ कि वो मिलिटेंसी फ्री था वो। तो हो सकता है आज की डेट में भी इस तरह का सिस्टम इन प्लेस हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसको और अच्छी तरीके के साथ जो है उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनको मीनिंगफुल बनाया जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता, तो शायद ये लोग जो है मिलिटेंट्स, मेरा मुराद है, ये डांगरी तक ना पहुँचते, और हमारी जो है निर्दोष इनोसेंट लोगों की, जिनका कुछ लेना देना नहीं किसी के साथ, उनकी जाने नहीं जाती। तो
या इस तरह के इंसिडेंट्स को वो रोका जा सकता था। मुझे याद है कि 98 में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद जो है 24 साल के बाद ये इस तरह का इंसिडेंट हुआ। और इसमें जो बात यही है कि दोनों इंसिडेंट, इससे पहले भी कोई इंसिडेंट हुआ और कुछ इनपुट भी था शायद एजेंसीज का, ऐसा हो सकता है। और फिर उसके बाद ये दूसरा इंसिडेंट हो गया और 2 मिलिटेंट्स हैं और रिपोर्टडली अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। और मुझे लगता है कि शायद सारी एजेंसीज या पुलिस लगी होगी और उनको ज़रूर पकड़ा जाना चाहिए। और पकड़ा नहीं जाएंगे तो इस तरह की वारदात बढ़ सकती हैं। उनके उग्रवादियों के, मिलिटेंट्स के, टेररिस्ट के हौसले जो है वो बुलंद हो सकते हैं। वो और भी ज़्यादा वारदात करना चाहेंगे कि साहब हम पकड़े नहीं गए, हमने ऐसा किया है, तो हम आगे भी नहीं पकड़े जाएंगे। मुझे लगता है कि आगे इस चीज़ के हरकत को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और इनको पकड़ा जाए और जो भी कानून में इनके लिए सज़ा है वो उनको दिलाने में पुलिस पूरी पूरी कोशिश करे। अशोक सर, पहले ये गोलीकांड होता है और दूसरे दिन आईईडी ब्लास्ट होता है और एलजी साहब खुद वहाँ पे मौके पे मतलब गए थे, डीजी साहब वहाँ पे खुद गए थे। एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। कुछ गलतियाँ हुई हैं? इसमें जो है एक, जैसे आपने बताया कि पहले फायरिंग इंसिडेंट हुआ और फॉलोड बाय आईडी ब्लास्ट जो है, दैट मीन्स के उनके हौसले आज भी, आज तो इतने वो कॉन्फिडेंट हैं उग्रवादी कि वो करने के बाद कि साहब ये वो आईडी भी लगाते हैं, या तो आईडी उन्होंने पहले लगाई है जी। या वो एक्सपेक्टेड करते थे कि साहब हम ऐसा करेंगे, यहाँ लोग गैदरिंग होगी और वो जो है लोग इकट्ठे होंगे। तो वो ये भी हो सकता है कि उन्होंने पहले आईडी प्लांट की हो, जी। ये समझ सोच के। इनकी समझ तो इतनी तो है, इतनी ट्रेनिंग तो होती है इनको कि हाँ इमीडिएटली रिएक्शन यही होता है जो आपने देखा हमने सड़कों के ऊपर डेड बॉडीज लेके रोड पे आ गए, या ये रिएक्शन होता है कि दुनिया जाती है उधर, अफसोस करने के लिए जाते हैं उस घर में, उस लोकेशंस के ऊपर, और कुछ पॉलिटिकल लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं बिना इस बात के। एक तो किसी घर की जाने, कीमती जाने बिल्कुल, चली गई बिल्कुल। और आप जो है उस पर राजनीतिक बेनिफिट लेने के लिए आप अपना जो है राजनीतिक तरीके के साथ वो जो है वहाँ पे बिहेव करते हो, जो कि विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ऐसा नहीं होना चाहिए। लाशों के ऊपर जो है राजनीति कुछ लोगों ने की उधर, नारेबाजी भी की, जो कि नहीं होनी चाहिए। उससे एक गलत मैसेज आता है। जो आदमी लाशों के ऊपर भी जो है, इनोसेंट लोगों की जो है लाशों के ऊपर राजनीति करेगा, मुझे लगता है कि वो आदमी भी उतना ही जो है वो उसको कुछ लेना देना नहीं है। जो हुआ है वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने आया है, जिसको मैं कंडेम करता हूँ। अशोक सर, अगर बात करें हम सरकार की, सरकार कहती है जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य हैं। खासकर कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, और कश्मीर में दूसरी तरफ देखते हैं आए दिन टारगेट किलिंग्स होती हैं। अब जम्मू प्रोविंस में भी इस तरह का ये मामला सामने आया है। तो कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर के हालात किस ओर जा रहे हैं? मैं उसी के साथ जुड़ी हुई एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये रिपोर्टली ये आया है कि साहब, जब एलजी साहब हमारे या बाकी सीनियर ऑफिसर्स, खासकर एलजी साहब जब गए वहाँ डांगरी में, तो वो मिलना चाहते थे जिनके घरों की लोग टेररिज्म का शिकार हुए हैं, उनसे बात करना चाहते थे। लेकिन लोगों का कहना है कि साहब एलजी साहब को तो वहाँ जाने नहीं दिया, हम्म। उनके साथ मिलने नहीं दिया, उनके उनके जो रिश्तेदार थे, सगा संबंधी थे। इनफैक्ट एक आदमी जाना चाहता था तो उसको भी धक्का मार के नीचे फेंक, नहीं नहीं तुम नहीं जाएगा। वो कौन लोग थे वो जो नहीं चाहते थे कि एलजी साहब ऐसे लोगों को मिले? पुलिस को ही देखना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। और कहने को उन लोगों को तो यही कहना कि ये सारे पॉलिटिकल लोग थे। जब एलजी साहब जा रहे हैं, अफसोस करने जा रहे हैं फैमिलीज़ के साथ जिनका नुकसान हो गया, जिनके घर में है, और उनको मिलने नहीं देते एलजी साहब को, वो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं हैं। वरना नॉर्मली ऐसा होता था कि जब इस तरह की कोई वीआईपी मूवमेंट होती है, जाते हैं तो फैमिली से मिलते हैं, फैमिली की बात सुनते हैं और फैमिली को कुछ एश्योरेंस देते हैं कि ठीक है, हम आपकी नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जो सरकार कर सकती है, ये चीज़ें सरकार कर सकती है, ये चीज़ें सरकार करेगी। लेकिन वो जब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, मुझे लगता है कि एलजी साहब की विज़िट जो है वो, उसका पर्पज़ ही डिफीट हो गया। जी। तो अगर पॉलिटिकल लोग यहाँ तक जा सकते हैं कि उनके साथ नहीं मिलने देना है, मुझे नहीं समझ आई कि उनको क्या दिक्कत थी।
बिल्कुल। अगर वो मिल जाते एलजी साहब, तो कुछ फैमिलीज़ का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चलो उनको सपोर्ट मिल जाती गवर्नमेंट की तरफ से। उनको वहाँ क्यों नहीं जाने दिया, और जब शोर पड़ा तब एक आदमी को जो जिसको धक्का मारा था, उसको पकड़ के लाया और एलजी साहब से मिलाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी अब जम्मू ज़ोन की जहाँ तक बात है, पुलिस का ज़्यादा रोल है, पुलिस को ज़्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा और ज़्यादा जो है प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, नाकास को इफेक्टिव करना पड़ेगा। और जो जिस तरीके से हम उग्रवाद में काम करते थे कि उसमें अपर ग्राउंड कौन है, सस्पेक्ट कौन है, या पहले कौन मिलिटेंट्स रह चुका है, आजकल सरेंडर मिलिटेंट कौन है और कहाँ पे है वो, क्या करता है। कुछ लोगों ने तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का शेल्टर ले लिया है। बिल्कुल। जो उग्रवाद के साथ लोग थे उन्होंने पॉलिटिकल शेल्टर ले लिया है, तो वो उसी में खुश हैं कि ये आदमी हमारे साथ आ गया है। जैसे कि वो जिसको जो आपके ही साथ जोड़ा गया जो काम करता था, वो तो अमित शाह तक या वो बड़े बड़े इनके मेंबर पार्लियामेंट के साथ फ़ोटो खिंचवाई उसने, जी। और मंत्री तक फ़ोटो खिंचवा के आ गया। बिल्कुल। तो अगर इस तरह से जो है इतना इनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स सच पर्सन्स, तो उनको पता नहीं लगा कि ये इस आदमी की बैकग्राउंड कौन है। तो पकड़े जाने के बाद पता लगे कि ये आदमी कौन है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है इन चीज़ों से बचना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी चाहिए कि ऐसे आदमी इसको थोड़ा देख लें, वेरिफिकेशन कर लें, छानबीन कर लें, कि भाई साहब इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसका पास्ट क्या है, कहीं और एजेंडा तो नहीं, हिडन एजेंडा तो नहीं है कहीं, कि किसी और के लिए काम तो नहीं कर रहा, बिल्कुल। कोई बहुत ज़्यादा प्लान लेके तो नहीं आया। ये वेरिफिकेशन करनी चाहिए। और हमारे पास एजेंसी है, पुलिस है, सीआईडी है, और को किसी को लेने से पहले वेरिफिकेशन करवा लीजिए। सब इसका बताइए अभी क्या है, क्या नहीं है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस तरह का आदमी, गलत आदमी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता है और पार्टी वाले खुश हो जाते हैं कि इसको पॉलिटिकल एंगल से समझ के, तो वो कोई बहुत बड़ा हादसा भी कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टी को इनका एहतराज़ करना चाहिए। बाकी ये जो जम्मू में 2-4 इंसिडेंट हो गए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और कश्मीर में तो चलो ठीक है, चल रहा है ऐसे कश्मीर प्रॉविंस में, मगर जम्मू में ऐसा होना इट्स वेरी अलार्मिंग पुलिस के लिए। और पुलिस को इसको मुझे लगता है कि बड़े अच्छे तरीके के साथ ऐसे मान के चलना चाहिए कि उग्रवाद फिर शुरू हो गया और जम्मू प्रोविंस में आ रहा है। अगर जम्मू प्रोविंस में आ गया, राजौरी पुंछ में आ गया, डोडा में चला गया, पहाड़ी इलाकों में आ गया, और जहाँ तक कि आप ये सिटी तक अगर पहुँच गया है, तो मुझे लगता है कि इसको बहुत गंभीरता के साथ पुलिस को लेना चाहिए और गंभीरता के साथ काम करना चाहिए। और जितने भी कुछ लोग ओवर स्टेड हो गया यहाँ पे, क्योंकि बड़े कंफर्ट जोन में है और रूटीन में वो लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों को इमीडिएटली ट्रांसफ़र करना चाहिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने। साहब आपको काम चाहिए, आपको हालात ठीक रखने हैं, आपको ये नहीं देखना है कि कौन आदमी है, कितनी देर से बैठा हुआ है, और उसको अभी जो है उसको कंटिन्यू करवाना है। क्यों कराना है कंटिन्यू आपने? किस लिए? आपका तो ये इंटरेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक रखनी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक रखनी है तो मुझे ये लगता है, आई पर्सनली फील, जब एक आदमी को किसी जगह के ऊपर बड़ी देर बैठ जाता है, या बार-बार रिपीटेडली जो है वो बैठता है, तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। वो कंफर्ट ज़ोन में चला जाता है, वो सब कुछ चीज़ों को रूटीन में लेता है, तो उससे ये है कि एफिशिएंसी पे जो है वर्किंग पे जो है फ़र्क पड़ता है। चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में है, किसी में भी है, जो भी ओवर स्टेट है, मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत जो कोई अगर पार्टी मोह है तो छोड़ देना चाहिए, और ठीक अफ़सरों को जो है, ठीक पर्सन को प्लेस राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, मौका मिलना चाहिए। राइट प्लेस पे राइट आदमी को लाइए आप। बिल्कुल। ठीक है? ये मत देख लीजिए कि साहब ये किसके साथ एफ़िलिएशन है इसकी, किसके साथ एफ़िलिएशन है, किसके साथ नहीं है। Don't see such things. If you want to give good governance, then don't see such things. Place right person at the right place at all levels, right from the level of the police station, SHO, from Choki officers, from SDPO level, from SP level, DIG level, and so on, like the Sildar Deputy Commissioners. Don't keep them to facilitate the land grabbing in the states. बिल्कुल। That's what I've been seeing in certain districts. So that should be checked. Such officers should be immediately shifted. बिल्कुल। अशोक सर, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की, जम्मू कश्मीर पुलिस में
एसपीओज स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जो हैं एक बैकबोन का काम करती हैं और जिस तरह से वो अपनी सर्विसेज देते हैं, यहाँ तक कि शहीद भी बहुत सारे एसपीओज जो इस ऑपरेशंस में हुए हैं, काफ़ी सारे, काफ़ी लंबी तादाद है जिनकी जो शहीद भी हुए हैं। उनके लिए एक पॉलिसी तो इस तरह से है नहीं, कोई गवर्नमेंट ने जब उनको लगाया था कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं फ्रेम की गई कि 5 साल के बाद या 7 साल के बाद जो है इनको परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन एक पॉलिसी है जिसमें आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स, स्पोर्ट्स जिनके पास सर्टिफिकेट होगा उनको, और जो ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे उनको जो है परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारी फाइलें जो हैं 4-4 5-5 साल से धूल चाट रही हैं पीएचक्यू में। आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स, ऑपरेशंस में जिन्होंने पार्ट लिया है या जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, उनको भी अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो गवर्नमेंट जवाब देगी। ये तो गवर्नमेंट जवाब दे सकती है कि साहब ये उनको आप क्यों नहीं, ये जो पॉलिसी जो आपने बनी है और जो स्टिल इन प्लेस है, जिसको आपने अभी वो वापस नहीं लिया है, तो अगर पॉलिसी है तो उस पॉलिसी के मुताबिक गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये पॉलिसी जो है 2016 तक जो है, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो, 16 तक तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि इस पॉलिसी के तहत जो इस क्राइटेरिया में फॉल करता था, ऐसे बहुत से एसक्यूज़ हैं जिनको कन्वर्ट कर दिया गया था इस पे, क्वालिफिकेशन के हिसाब से जिनको लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया था एज ए फॉलोअर्स, एज ए कॉन्स्टेबल्स, तीनों ग्राउंड्स के ऊपर, चाहे कोई ऑपरेशन में फॉलो हो जाता था या कोई स्पोर्ट्स कोटे में आ जाता था या किसी और ने किसी ने कोई अच्छा कोई काम शाम किया है तो उनको किया जाता है। लेकिन उसके बाद लगता है कि ये जो पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने वापस भी नहीं ली और इस पॉलिसी के ऊपर काम भी नहीं किया। अगर काम किया होता तो बहुत ज़्यादा लोग जो थे, जो इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आ जाते, उनका वो फॉलोअर्स वगैरह कुछ ना कुछ लोग बन जाते हैं। ये एक बेइंसाफ़ी नहीं है इन लोगों के साथ? पहले तो आप उनको अपॉइंट कर रहे हो और बिना मतलब अपना फ्यूचर जाने युवक, युवतियाँ जो हैं वो जॉइन भी कर रहे हैं, एक देश के लिए जज़्बा है उसको लेकर के, और ये भी उम्मीद है कि सरकार जो भी आए वो हमारे बारे में अच्छा ही करेगी। उस उम्मीद से वो लोग जुड़ भी जाते हैं। एक तो आपके पास कोई पॉलिसी उनके लिए है नहीं, दूसरा अगर कोई पॉलिसी है भी तो वो भी फाइलें जो हैं धूल चाट रही हैं, तो इतनी बड़ी बेइंसाफ़ी क्यों हो रही है इनके साथ? देखिए ऐसा है, मुझे ये लगता है कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मैं कहूँगा कंट्री लेवल के ऊपर, अगर स्टेट की भी बात कर ले हम, 2019 तक गवर्नमेंट रही इनकी और अभी भी जो है इनडायरेक्ट गवर्नमेंट तो है, ये गवर्नमेंट एंटी एम्प्लॉयमेंट है। ये लोग जॉब नौकरी देना नहीं चाहते। वो तो बड़े-बड़े दावे करते हैं, कहते हैं हमने ये इतनी जॉब्स दे दी। ये जॉब देना नहीं चाहते। कौन सी नौकरियां दी इन्होंने? ये अभी तक जो है सब इंस्पेक्टर की लिस्ट फाइनलाइज नहीं कर सके। इन्होंने जो एफए का एग्ज़ाम हुआ था उसको कैंसिल कर दिया। जेई सिविल इंजीनियर्स के काम जॉब थे उनको कैंसिल कर दिया और बॉर्डर की भर्ती जो अभी तक चल रही है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सकी। एक बटालियन या 2 बटालियन होंगी, फाइनलाइज नहीं कर पाए। 2000 अब कितना देर हो गया इनको, 2014 के बाद गवर्नमेंट में है, तो इसको एम्प्लॉयमेंट देना कहते हैं क्या? हमारी स्टेट में जब 2014 थी उस पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 6 पॉइंट कुछ था। आज की रेट में जो है 22% कुछ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। दैट मीन्स कि आज की स्टेट में अगर देखा जाए तो 25-26 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो इसको जवाब देना कहते हैं। मैं तो कन्विंस हूँ, युवा कन्विंस हो या ना हो, मैं बिल्कुल कन्विंस हूँ कि ये जॉब ये एंटी युवा है, एंटी यूथ है। ये गवर्नमेंट जो है डिस्पेंसेशन ऑल ओवर द कंट्री कहूँगा, अक्रॉस द कंट्री, हुँ। नेशनल लेवल तक, ना कि स्टेट ओनली। पॉलिसी तो वही चलेगी ना जो जो दिल्ली की पॉलिसी होगी। उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि ये जॉब देना चाहते हैं, ये जॉब निकालना चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट पे कम से कम जो है वो बोझ पड़ सके। इसमें एसपीओज आ जाते हैं जिनको रेगुलराइज नहीं करना चाहते या उस पॉलिसी पे चल के इनको कांस्टेबल फॉलो नहीं बनाना चाहते। इसमें आशा वर्कर्स आ जाती हैं, इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स आ जाती हैं, इसमें डेली वेजेस को रेगुलराइजेशन किया जा रहा है, जो भी लोग पता नहीं कितनी देर से हड़ताल पे बैठे बिल्कुल, रहे। बिल्कुल। और जो इनफैक्ट जो है जितने जैसे डिपार्टमेंट के डेली वेजेस हैं, चाहे वो पीएचई का है, चाहे वो पीडीडी का है, चाहे किसी का है, वो सारे बैकबोन हैं, उनके बगैर तो डिपार्टमेंट चल ही नहीं नहीं चल सकते। सकता, बिल्कुल। और मैंने किए तो डेली वेजेस के लीडरशिप को बोलते देखा कि साहब आप निकाल दीजिए हमें, सर हम आपके काम के नहीं हैं, आप निकाल दीजिए। बिल्कुल।
लेकिन निकालते भी नहीं हैं उनको, और उनको रेगुलराइज़ भी नहीं करते हैं। यहाँ तक भी बात चली थी, ठीक है साहब रेगुलराइज़ नहीं करते, कम से कम हमारा कुछ बढ़ा दीजिए, पे बढ़ा दीजिए। वो भी कुछ नहीं, कैसे वैसे जैसे किसी मज़ाक किया होता है इन लोगों के साथ। तो इस चीज़ से लगता है कि ये रेगुलराइज़ इसलिए नहीं करते, इनको पे सैलरी देनी पड़ेगी, आंगनबाड़ी वालों को देनी पड़ेगी, एसपीओ लग गए तो ये परमानेंट सिस्टम बन जाएगा, उनको देना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि ये लोग तो पैसा बचाने के उसमें हैं, ना कि और लायबिलिटी गवर्नमेंट पे क्रिएट करके जॉब देके तो उनको देके तो बाद में सैलरी नहीं देनी पड़े। कोई एक अदारा बता दीजिए, सभी सड़कों के ऊपर है, बिल्कुल। सभी सड़कों पर है, आशाधारी, डेली वेजेस, रहबरी तलीम, अब रहबरे वो भी स्पोर्ट्स भी कुछ है, ऐसा है। वो भी सड़कों पे आगे, कि मैंने देखा कश्मीर में रो रहे हैं बच्चे, कहते आप कहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी करो, वो स्लोगन दिया आपने, तो दिया तो फिर आप बेटियां सड़क के ऊपर है, आप क्यों नहीं देते जॉब उनको, क्यों नहीं कुछ करते आप उनका? तो क्योंकि डिपार्टमेंट से तो 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है लोगों को, आशा वर्कर्स हैं, कुछ और लोग हैं, कि वो लंबड़दार चौकीदार को कुछ नामिनसा मिलता था, यूनिफॉर्म मिलती थी, वो भी नहीं मिल रही। ऐसा लग रहा है जैसा कोई गवर्नमेंट नहीं चल रही है, सिस्टम नहीं चल रही है, गवर्नमेंट है ही नहीं कहीं पे। गवर्नमेंट होती सब चीज़ें देखती, गवर्नमेंट नाम की चीज़ ही नहीं नज़र आ रही। अशोक सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता हैं आप, और हम देखते हैं अक्सर सोशल मीडिया पे रामगढ़ में आपकी काफ़ी सारी मीटिंग्स होती हैं, लोगों के साथ चर्चाएं होती हैं। अगर हम रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, किस तरह के हालात हैं वहाँ पे अभी, और लोगों का मूड क्या है? मूड वही है जो सारी स्टेट में है। हम किसी का अगर युवा की बात करें और क्योंकि ये बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, 10th या 12th तक जाते हैं युवा जो है, जी। और उनका यही एक ही एम होता है कि सब 10th या 12th करने के बाद जो है हम आर्मी में जाएंगे, फौज बिल्कुल। में जाएंगे, सीआरपीएफ में जाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्स में जाएंगे, लोकल पुलिस में जाएंगे। अब ये तो 2014 से तो हो ही नहीं रहा उसके बाद कुछ, भर्तियां आएंगी। तो बड़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। और इवन जब ये अग्निवीर का इन्होंने लाया कंसेप्ट के 4 साल का होगा, तो हम देखते हैं कि युवा बेचारे जो है वो उस नौकरी को पाने के लिए भी सुबह 4 बजे उठ के सड़कों पे भागते हैं, पैरों में छाले पड़ गए, ताकि कहीं वो फिजिकली अनफिट ना हो जाए, कहीं रेस में ना रह जाएं, कहीं दूसरा इवेंट जो होता है टेस्ट का उसमें न रह जाए। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। और अगर किसानों की बात करते हैं, किसान कहते हैं साहब हम सीजनल जो है वो अपनी फीड्स पे मोटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, और तो उसके बाद तो करते नहीं हैं। लेकिन जो बिजली का बिल है, वो आ जाता है, रेगुलर आ जाता है, यूज़ ना करें तब भी बिल आ जाता है। और अभी तो उन्होंने बढ़ा दिया, उसको डबल कर दिया है, जी। बिजली का बिल भी बढ़ा दिया उन्होंने। बिजली देते नहीं है और बिल जो है बढ़ा चढ़ा के दे रहे हैं, उस पे किसान बड़ा परेशान है कि साहब ये क्या हो रहा है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, अब बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं आप लोग। फिर बाकी जो है ये अपने आशा वर्कर्स दूसरे जितने लोग हैं वो परेशान हैं, आम आदमी परेशान है, वहाँ पे दुकानदार परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है। और उन लोगों का कहना है कि साहब ये बिजली का बिल कम होना चाहिए। और खासकर जो मोटर पे जो है वो तो कई जगह तो फ्री है, जब आप क्रॉप का सीज़न होता है, जब वो पानी शानी देना होता है तो उन पे बिल नहीं ले लगता है, लगता भी होगा तो बड़ा नॉमिनल है। और इन्होंने तो जो पहले देते थे उस पर भी ज़्यादा कर दिया है, और आमदन सोर्स ऑफ इनकम है नहीं उनका कोई। और ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, बिल बढ़ रहे हैं, बर्डन बढ़ रहा है उनका, तो उस काफ़ी परेशानी में है। और बहुत से लोग जो है, मुझे नहीं पता किन वजह से, किस परेशानियों में परेशान है, मैं देखता हूँ उनको। बहुत से लोग जो हैं वो और डेथ हो गई, सडन डेथ हो जाती है, किसी को हार्ट फेल से, किसी को ब्लड प्रेशर से, किसी को किस चीज़ से, पता नहीं किस परेशानियों से वो लोग जूझ रहे हैं। और वो मात्रा बड़ी बड़ी है इससे देख के। जी। जी। वो ड्रग्स जो है, वो जो यूथ को जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि हमारे देश का फ्यूचर है, कंट्री का फ्यूचर है, जिसको हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ बाप की नहीं है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको इस मैनेज से जो है बचाया जा सके, ताकि ये लोग, इनका सारा भविष्य पड़ा है, सारी ज़िंदगी आगे बढ़ी है, उनको कहीं न कहीं उनको जॉब, कोई काम, कुछ ना कुछ मिल जाए। तो रामगढ़ या जितना भी ये बॉर्डर बेल्ट है, मैं कहूँगा कि उसमें सब हर एक कोई परेशान है, हर एक कोई परेशान है। किसान ले लो, युवा ले लो, बिज़नेसमैन ले लो उनका, या बाकी चीज़ ले लो, तो
गवर्नमेंट जो है जितना करना चाहिए उसमें वो नहीं हो रहा। बहुत से लोगों का एलिगेशन है कि साहब ये जो पंचायत लेवल पे काम होते हैं और उसमें और खुद ही लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स जो काम करते हैं वो खुद ही कहते हैं, बहुत लोगों ने कहा शेयर किया, कहते साहब 30% तो सीधा सीधा हमारी कमीशन काट लेते हैं। हम्म, उसके बाद फिर सरकार जिसने काम करना है वो भी 10-20% देखता है, कमाने के एंगल से ही वो लेता है, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल लेता है, बिल्कुल तो वो भी कर लेता है। दैट मीन्स के जो काम 1 रुपये पे होना चाहिए वो 50 पैसे में हो रहा है। दैट मीन्स को सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है। बिल्कुल उसमें मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ जो है वो गवर्नमेंट फंड्स की है। ये तो फिट केस है विजिलेंस के लिए। आज नहीं लगेगा कल खुल जाएगा। कभी भी हो सकता है कि साहब ये आप बताइए, ये इसी स्कीम के लिए इतना पैसा आया है, आपने वो पूरा पैसा लगा नहीं इसमें, क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ वेरी पुअर, सब स्टैंडर्ड वर्क है या पूरा काम नहीं किया आपने, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट चला गया, सारे कागज़ों पे सब पे साइन हो गई, मगर वहाँ काम ग्राउंड पे है नहीं। मुझे लगता है कि किसी न किसी टाइम में ये जो ऐसे लोग हैं और जो डेवलपमेंट के नाम पे या जो विलेज लेवल पे या पंचायत लेवल पे काम कर रहे हैं या कहीं और भी किसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो कर बिल्कुल रहे हैं, अगर इस तरह का इतना बड़ा अगर कमीशन या कट है जो एक एलोकेटेड फंड में, तो आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्क क्या होगी या क्या नहीं होगी। तो मेरे एंगल से ये तो फिट केस है विजिलेंस में, और किसी वक्त भी हो सकता है ये होना। जो करेंगे लोग, जब ये नहीं नहीं रहेंगी, डर खत्म हो जाएगा लोगों का, लोग जाएंगे उस विजिलेंस में, फिर इनके जूते घिस जाएंगे वहाँ विजिलेंस डिपार्टमेंट में जा जाके चक्कर लगा 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 के बिल्कुल। अशोक सर, आम जनता के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जनता के लिए यही मैसेज है कि आपका वोट बहुत कीमती है। आप अपने वोट से 5 साल के लिए एक अच्छा, कोई ईमानदार, कोई एक्सपीरियंस और भरोसेमंद आदमी को जो है वो उसको चुनिए। अगर आप वोट गलत देंगे, और वो हर एक वो ऐसा आदमी जो आपको आपके वोट की कीमत देता है, चाहे वो राशन के फार्म में हो, शक्ल में हो, चाहे वो किसी सूट्स के फार्म में हो, चाहे कोई रजाई देता है, देखता हूँ गांव में जाके कोई रजाइयाँ बांट रहा है, कोई सूट बांट रहा है, कोई 5 किलो राशन बांट रहा है। दैट मीन्स कि वो जो आदमी है वो आपका वोट खरीदना चाहता है, बिल्कुल वोट आपका लेना नहीं चाहता, वो वोट आपका खरीदना चाहता है। और जो आदमी कोई चीज़ खरीदता है फिर उसकी मर्जी है वो काम करे ना करे, आप लोगों का क्यों करेगा काम वो। और मेरा ये मानना है कि जो लोग इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं या जो इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं, तो वो जो आदमी है, जो बंदा कुछ लेके वोट देगा, तो वो मान के चले, इस बात को ध्यान में रखे कि जो आदमी ने ये चीज़ें दे के वोट खरीदा है वो उनके आने वाले 5 साल में उनका कोई काम नहीं करेगा। बिल्कुल वो काम इसलिए नहीं करेगा, उनको पता है कि इन लोगों को खरीदा जा सकता है, इनको खरीद के वोट ले लेंगे हम, अगली बार थोड़ा ज़्यादा दे देंगे, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है 5 साल इनकी नौकरी करने की, 5 साल इनका नौकर बन के रहेंगे। इसके अलावा ऐसा कोई होना ये चाहिए कि जो कोई देख लें, अगर लोग कहते हैं बहुत समझदार हैं, वोटर बहुत सियाना है, तो वोटर को चाहिए कि सबसे पहले आप देखिए कि कैंडिडेट का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल पार्टी बाद में मैटर करेगी, कैंडिडेट का एक ईमानदार होना, साफ होना जो है, और पढ़ा लिखा होना, और उसमें लोगों पीपल फ्रेंडली होना, उसको उसको लोगों की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम लगनी चाहिए, जो लोगों के दुख सुख में शामिल हो और लोगों के दुख से वो परेशान हो जाए। तो वो जो इस तरह के आदमी को ढूंढने की कोशिश करें और ऐसे आदमी को वोट डालें, और तभी मुझे लगता है कि वोटर्स को उसके वोट का जो है फ़ायदा हो सकता है, और गांव को फ़ायदा होगा, ज़ाती फ़ायदा ही नहीं होगा, गांव की डेवलपमेंट होगी, ईमानदारी से होगी, पूरा पैसा लगेगा उसमें, और लोगों को महसूस होगा कि नहीं यार, वाकई जो है गलत जगह वोट डालने से और ठीक जगह वोट डालने से में क्या फ़र्क होता है। बिल्कुल तो उसमें ये जो है कि लीडरों को आपने देख लिया, आप इतनी देर से वोट डाल रहे हो, अपना एमएलए चुन के भेजते हो, पैंच सरपंच चुन के देखते हो, और एक आपको 5 साल के बाद आपके पास फिर वो आते हैं, आपके पास एक ताकत है कि जो वादे करके आपसे वोट लिया, जो आपको बताया उन्होंने जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है,
तो मेरी आपसे अपील है कि मेहरबानी करके आपने ऑलरेडी ऐसे लोगों को आज़मा लिया है, ऑलरेडी वो जो लोग एमएलए रह चुके हैं, उनके बारे में उनके इलाके से पूछ लीजिए, इनकी क्या परफ़ॉर्मेंस रही है, काम करते हैं, सुनते हैं, अवेलेबल है लोगों के पास या नहीं है। तो ऐसे लोगों को दोबारा वोट मत दीजिए। बिल्कुल, चलें शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर डीआईजी व नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता अशोक अत्री जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफ़ाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।